दोस्तों ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और जब बात होती है ऐसे क्रिएचर की जो आधे इंसान और आधे जानवर जैसे दिखाई देते हैं तो क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे ही मिस्टीरियस और डरावने लीजेंड्स, वियतनाम वॉर के दौरान देखे गए रॉक केव्स और अमेरिका में कार्निवल्स में दिखाए गए मिनेसोटा आइसमैन की। लेकिन क्या ये दोनों रहस्य आपस में जुड़े हुए हैं? आइए जानते हैं। 1955 में शुरू हुआ वियतनाम वॉर सिर्फ एक युद्ध नहीं था, इट वॉज अ साइकोलॉजिकल नाइटमेयर। अमेरिकन सोल्जर्स को डेंस और ह्यूमिड जंगल्स में महीनों रहना पड़ता था। हर तरफ से दुश्मन के अटैक का खतरा रहता था। ऊपर से अनफेमिलियर ज्योग्राफी, घातक जानवर और अजीब अजीब आवाजें उनकी मेंटल स्टेबिलिटी को बुरी तरह से हिला देती थी। इन्हीं मुश्किल हालातों में कई सोल्जर्स ने कुछ ऐसा देखा जो आज तक पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो पाया है। उन्होंने इन्हें रॉक केव्स का नाम दिया। ऐसे क्रिएचर जो दिखने में इंसानों जैसे थे लेकिन उनके बिहेवियर में एक वाइल्डनेस थी, एक प्राइमल एग्रेशन। इन्हें रॉक केव्स इसलिए कहा गया क्योंकि ये सोल्जर्स को देखते ही उन पर पत्थर फेंकने लगते थे और मौका मिलते ही उन्हें अपना शिकार बना लेते थे। इस भयानक क्रिएचर का पूरा शरीर बालों से ढका होता था। ये 5 फीट से 6 फुट लंबे और 2 पैरों पर चलते थे, बिल्कुल इंसानों की तरह। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये क्रिएचर्स ऑर्गेनाइज्ड थे, ग्रुप में ट्रेवल करते थे और कोऑर्डिनेटेड अटैक करते थे। इनके भयानक दहाड़े अक्सर रात में सुनाई देती थी। इन भूखे क्रिएचर्स को जब कुछ खाने को नहीं मिलता था तो ये अपना ही मांस काटना शुरू कर देते थे और कई बार उन बदनसीब लोगों को खाना शुरू कर देते थे जो गलती से इनके छलावे में फंस जाते थे। दोस्तों इनसे जुड़ी एक कहानी काफी पॉपुलर है जिसके अकॉर्डिंग ये भयानक क्रिएचर इंसानों की आवाज की नकल भी कर सकते थे। वो पहले लोगों को आवाज देकर बुलाते थे और अगर कोई गलती से भी उनकी आवाज से धोखा खाकर उनके इलाके में चला जाता तो ये उन्हें बेरहमी से मार देते थे। 1966 में अमेरिकन मरीन्स की एक यूनिट ने सेंट्रल हाईलैंड्स में एक क्रिएचर का सामना किया था। उन्होंने बताया कि रात के समय जब वो जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहे थे तभी उन पर अचानक पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। जब उन्होंने फ्लेयर्स जलाए तो सामने झाड़ियों से कुछ फिगर्स भागते हुए दिखाई दिए। कुछ सोल्जर्स को लगा कि शायद ये बड़े बंदर होंगे जैसे गिबॉन्स या मकाक्स, लेकिन कई सोल्जर्स का कहना था कि ये बंदरों से कहीं ज्यादा इंसान जैसे थे क्योंकि उनमें बड़े शोल्डर्स थे, छोटी नेक थी और चेहरा बहुत हद तक ह्यूमन जैसा था। हालांकि इस घटना के बाद उन क्रिएचर्स को पकड़ने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने कई प्रयास भी किए लेकिन ये क्रिएचर्स कभी भी उनकी पकड़ में नहीं आए। इसलिए बहुत से लोग इन क्रिएचर्स को सोल्जर्स का भ्रम कहने लगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि लोकल वियतनामीज लोगों की पुरानी कहानियों में भी ऐसे ही क्रिएचर्स का जिक्र मिलता है। लोकल्स के मुताबिक ये जीव सदियों पुराने हैं, इसे वो पीढ़ियों से देखते आ रहे हैं। वो इन्हें नोगोए रुंग या द फॉरेस्ट पीपल कहते हैं। सोल्जर्स और लोकल्स की स्टोरीज में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज थी कि लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, क्या सच में वियतनाम के जंगलों में कोई अननोन स्पीशीज छिपी हुई है? वियतनाम वॉर के दौरान रॉक केव्स एक ऐसी पहेली बन चुके थे जिसने लोगों को हैरानी और डर दोनों में डाल दिया था। लेकिन हालात तब और भी रहस्यमयी हो गए जब उसी दौर में अमेरिका में कुछ लोगों ने एक ऐसे ही अजीबोगरीब क्रिएचर को देखने का दावा करना शुरू कर दिया। एक रिटायर्ड एयरफोर्स सोल्जर फ्रैंक हंसन ने एक फ्रोजन क्रिएचर को अमेरिकन्स को दिखाना शुरू किया था। इस क्रिएचर को उन्होंने मिनेसोटा आइसमैन का नाम दिया था। ये एक 6 फुट लंबा बालों वाला इंसान जैसा क्रिएचर था जो आइस के एक बड़े ब्लॉक में जमा हुआ था। उसके फेस पर एक फ्लैट नोज थी, बड़ा फोरहेड था और साथ में एक डरावना एक्सप्रेशन भी था, मानो जैसे मरते वक्त वो किसी दर्द में हो। लोग इसे देखने के लिए पैसे देते थे और लंबी लाइन लगती थी। लेकिन ये किसी म्यूजियम में नहीं था, ये कार्निवल्स में, स्टेट फेयर्स में और पार्किंग लॉट्स में दिखाया जाता था। इस तमाशा जैसे डिस्प्ले ने उस क्रिएचर की ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़े कर दिए। मिनेसोटा आइसमैन पहली बार 1968 में सामने आया जब हंसन ने इसे पूरे अमेरिका में घुमाना शुरू किया। उनका दावा था कि ये रियल क्रिएचर है, शायद ह्यूमन एवोल्यूशन का कोई खोया हुआ लिंक या कोई नई स्पीशीज। इस क्रिएचर की शक्ल, बालों वाली बॉडी, इंसान जैसा स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग बिल्ड वियतनाम के रॉक केव से काफी मिलती थी। यही वजह थी कि लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या ये वही क्रिएचर है जो वियतनाम में देखा गया था? क्या ये पॉसिबल है कि वियतनाम का कोई क्रिएचर अमेरिका तक पहुंच गया हो? दोस्तों ये थॉट जरूर एक साजिश था लेकिन इसका कोई ठोस एविडेंस आज तक नहीं है। फिर भी सिमिलैरिटीज इतनी थी कि ये स्पेकुलेशन काफी पॉपुलर हो गई। वैसे सोचने वाली बात ये भी थी कि अगर ये सच में कोई बड़ी डिस्कवरी होती तो इसे किसी लैब या म्यूजियम में क्यों नहीं रखा गया।
फ्रैंक हैंसन ने भी इस मिस्ट्री को और कॉम्प्लेक्स बना दिया था। उन्होंने इस क्रिएचर के ओरिजिन को लेकर 3 अलग अलग कहानियां सुनाई थी। पहली कहानी में उन्होंने बताया था कि रशियन साइंटिस्ट ने इस क्रिएचर को नॉर्थ पैसिफिक ओशन या साइबेरियन सी में एक आइस ब्लॉक में फ्रोजन पाया था, जैसे कोई नेचुरल चीज पानी में तैर रही हो। दूसरी कहानी में उन्होंने बताया कि एक हॉलीवुड के रिच आदमी ने इस क्रिएचर को एशिया से खरीद कर अमेरिका में स्मगल करके लाया है। बाद में उसने इस क्रिएचर को हैंसन को दे दिया ताकि वो एवोल्यूशन के कन्वेंशनल आइडियाज को चैलेंज कर सके। लेकिन तीसरी कहानी जो 1970 में सागा मैगजीन में पब्लिश हुई थी, उसमें हैंसन ने बताया था कि उन्होंने मिनेसोटा के जंगलों में हंटिंग के दौरान एक बालों वाला वाइल्ड क्रिएचर देखा जो हिरन खा रहा था। लेकिन जब वो क्रिएचर उन पर हमला करने आया तो उन्होंने सेल्फ डिफेंस में उसे गोली मार दी। दोस्तों, ये तीनों कहानियां आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाती। अगर तीसरी कहानी सही है तो क्रिएचर अमेरिका का था, लेकिन बाकी 2 कहानियां इसे एशिया से जोड़ती हैं, यानी इसका रॉ कैप से संबंध हो सकता है। इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टोरीज ने लोगों के मन में शक पैदा कर दिया कि क्या ये सब सिर्फ एक बड़ा ड्रामा था या हैंसन को वाकई में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज मिली थी। 1960 के अंत में 2 फेमस क्रिप्टोजूलॉजिस्ट इवान टी सैंडरसन और बर्नार्ड हेवलमैन्स ने मिनेसोटा आइसमैन को खुद इंस्पेक्ट किया। उन्होंने उसके बाल, मसल्स और चेस्ट पर एक बुलेट वाउंड नोटिस किया जो हैंसन की हंटिंग वाली कहानी से मैच करता था। उनका मानना था कि ये कोई एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीशीज हो सकता है, जैसे नियंडरथाल या फिर कोई नई स्पीशीज। उन्होंने ये भी कहा कि इसके फिजिकल फीचर्स वियतनाम के रॉ केव से काफी मिलते जुलते हैं, जैसे ये दोनों 2 पैरों पर चलते थे, पूरी तरह बालों से ढके थे और इंसान जैसे लगते थे। इन एक्सपर्ट्स के सपोर्ट में आइसमैन की क्रेडिबिलिटी थोड़ी बढ़ी थी, लेकिन ब्रॉडर साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसे सीरियस नहीं लिया। हालांकि लोग ये सवाल करने लगे कि क्या वियतनाम से कोई क्रिएचर अमेरिका लाया जा सकता है, तो टेक्निकली इसका आंसर यस है। वॉर के दौरान अमेरिकन आर्मी ने बहुत सारा सामान एशिया से अमेरिका भेजा था। हो सकता है किसी सोल्जर ने इस क्रिएचर को सीक्रेटली स्मगल किया हो, लेकिन इसका कोई ठोस एविडेंस आज तक नहीं है। हो सकता है हैंसन की मिनेसोटा वाली हंटिंग स्टोरी ही सच हो, शायद ये अमेरिका का ही कोई नेटिव क्रिएचर है जैसे बिगफुट, लेकिन ये भी सिर्फ एक अनुमान ही है। इन डाउट्स की एक वजह ये भी थी मिनेसोटा आइसमैन का डिस्प्ले स्टाइल। आइस ब्लॉक की वजह से क्रिएचर्स के डिटेल पूरी तरह साफ नहीं दिखते थे और हैंसन ने कभी इसे पूरी तरह से पिघलने भी नहीं दिया। उसका कहना था कि अगर आइस मेल्ट हुई तो क्रिएचर खराब हो जाएगा। 1969 में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट ने इसे वेरीफाई करने की कोशिश की, लेकिन हैंसन के कंफ्यूजिंग जवाबों के चलते उन्होंने केस छोड़ दिया। लेकिन बाद में हैंसन ने खुद ये एडमिट किया कि जो क्रिएचर वो लोगों को फीड्स में दिखा रहा था वो रियल नहीं था, वो बस एक रेप्लिका था। उसके हिसाब से ओरिजिनल क्रिएचर किसी सीक्रेट ओनर के पास है, लेकिन ये बात एक मिस्ट्री को और डीप बना देती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये बस एक रबर का मॉडल था जिसे आइस में फ्रीज करके रियल दिखाने की कोशिश की गई थी। फिर भी मिनेसोटा आइसमैन क्रिप्टोजूलॉजिस्ट की दुनिया में आज भी एक बड़ा नाम है। ये स्टोरी हमें एक बहुत ही बेसिक सवाल पर लाकर छोड़ती है, क्या वाकई हमारी दुनिया में ऐसे अननोन क्रिएचर्स रियली में एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। रॉ केव्स और आइसमैन क्रिप्टोजूलॉजी की उस दुनिया के सिंबल हैं जो आज भी सीक्रेट से भरी हुई है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो, क्या ये सब रियल था या बस एक अच्छी स्टोरी? नीचे अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।